जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं हम? चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 है हमारा ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि हमारे ऑडिट की मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमने ये देखा कि उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स या पैराग्राफ हैं और वन बाय वन हमने उस ऑडिट रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स या पैराग्राफ हैं उनको स्टडी करना है डिटेल में। ऐसा ही यहाँ पे थे ना, ऑडिट रिपोर्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स थे। ठीक है, बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स थे? कुछ याद है आपको? कुछ याद है कौन कौन से एलिमेंट्स थे? ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ठीक है, और अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह। ये हमारे कुछ पैराग्राफ थे जो ऑडिट रिपोर्ट में शामिल होते हैं और हमने ये एग्री किया था कि अब ऑडिट रिपोर्ट को हम इसके पैराग्राफ को मज़ीद डिटेल में सीखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा पैराग्राफ आता है या नहीं आता या कैसे चेंज होता है हर पैराग्राफ। तो जो पहला पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया था डिटेल में वो था हमारा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ठीक है जी, चलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने लगभग कोई 60% के करीब इसे डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है घर जाके आपने रीडिंग की होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए उसके बारे में। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? कितने स्टूडेंट्स ने रीडिंग की है? जरा हाथ उठाइए, पता चले मुझे। तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ने रीडिंग नहीं की। नहीं, ये आपने डेली बेसिस के ऊपर काम करना है, वरना क्योंकि कंसेप्ट जो है ना हमारे वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अकाउंटिंग में जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसमें कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं कि वो अमूमी तौर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक चैप्टर के कंसेप्ट्स होते हैं। यहाँ पे ऑडिट में कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है। ये जो चैप्टर 2 है ये इनमें से एक है। चैप्टर 2 को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझते ना तो फ्यूचर के चैप्टर्स भी आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। हमारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है और कुछ ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब कि अगले चैप्टर को समझने के लिए प्रीवियस चैप्टर को समझना ज़रूरी है। और ये चैप्टर 2 ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर अक्सर टॉपिक्स के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये सिर्फ चैप्टर 2 में इसके कंसेप्ट यूज़ नहीं होंगे, और भी चैप्टर में यूज़ होंगे। तो इसको आपने डेली बेसिस के ऊपर कवर करते जाएं। इसमें अपनी ग्रिप आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं पढ़ा वो कोशिश करें कि आज जाके इस चैप्टर को जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए उनको रिवाइज करें। हाँ, ये एक लाइन है कि ऑडिट मैटर में कि ऑडिटर को अवॉइड करना चाहिए कि वो एक सेपरेट ओपिनियन दे रहा है। देखिए, आपके ख्याल में एक रिपोर्ट में कितने ओपिनियन होने चाहिए? एक ही होना चाहिए भाई। या तो हमें ये कहना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या ये कहना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। प्रॉब्लम है। हम कहाँ बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? ओपिनियन पैराग्राफ। क्या ओपिनियन पैराग्राफ के अलावा किसी और पैराग्राफ में भी बताना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में ओपिनियन रिपोर्ट में एक ही पैराग्राफ में आना चाहिए कि मल्टीपल पैराग्राफ में ओपिनियन आना चाहिए? एक ही पैराग्राफ में, ताकि पता चले एक ही ओपिनियन, वरना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में वो यही एक लाइन उसने लिखी है कि आप ओपिनियन चूंकि फर्स्ट रिपोर्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में दे चुके हैं, तो जब आप की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आपने इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपको लगे कि यहाँ पे आप दोबारा ओपिनियन दे रहे हैं। ओपिनियन वाली वर्डिंग या मिलती जुलती वर्डिंग दोबारा की ऑडिट मैटर में यूज नहीं कर। वैसे तो ये हर पैराग्राफ का रूल है, बाकी और भी पैराग्राफ है भाई। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में भी ऐसी वर्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए जिससे लगे कि आप कोई अलग से मजीद ओपिनियन दे रहे हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ हो गया, दूसरे पैराग्राफ अभी जो हम पढ़ेंगे, इनमें भी ऐसा ही होना चाहिए।
लेकिन उसने खास तौर पे की ऑडिट मैटर में लिखा है क्योंकि इस पैराग्राफ में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए होते हैं ना वो इस पैराग्राफ में आ रहे होते हैं। तो इसीलिए प्रोसीजर और एश्योरेंस का चूंकि कनेक्शन है, इंटरलिंक्ड है ना, प्रोसीजर परफॉर्म करने से एविडेंस मिलता है, एविडेंस परफॉर्म करने से एश्योरेंस मिलती है। तो जिस पैराग्राफ में प्रोसीजर लिखे होंगे उसमें रिस्क है कि उसमें दोबारा एश्योरेंस या ओपिनियन का जिक्र आ सकता है। इसलिए की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में उसने खास तौर पे लिखा, क्या लिखा कि भाई इसको ड्राफ्ट करते हुए इसकी वर्डिंग में ओपिनियन की वर्डिंग मिक्स नहीं करनी। यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दोबारा से ओपिनियन दे रहे हो, नहीं नहीं, ओपिनियन दोबारा से नहीं दे रहे। एक रिपोर्ट में 2 ओपिनियन तो कभी आते ही नहीं है, एक रिपोर्ट में तो सिर्फ एक ही ओपिनियन होता है, और वो ऊपर पहले पैराग्राफ में दे चुके हैं। तो जो बाद के जितने भी पैराग्राफ आएंगे, खास तौर पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, उनमें ओपिनियन या उससे मिलती जुलती टर्म्स यूज नहीं होनी चाहिए, ये वो बता रहा है। भाई समझ आई है कुछ? अच्छा, एक चीज है में रखना है, बात समझ आए फिर ओके करना है। ऐसा नहीं कि उस्ताद ने कह दिया, हम भी स्टूडेंट से, उस्ताद जो कहते समझ आ गई है, ऐसे लगता था कि जैसे उस्ताद को कहेंगे ना समझ नहीं है तो बेअदबी हो जाएगी, कोई बेअदबी नहीं होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, बेफिक्र होकर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा पूछे, मैं कोशिश करूँगा मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो क्लियर हो गया आपको? शाबाश। तो की ऑडिट मैटर में क्या ओपिनियन या उससे मिलती जुलती टर्म्स यूज़ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस्तेमाल कहाँ कर चुके हैं? ओपिनियन पैराग्राफ में। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चलें। की ऑडिट मैटर हमने लगभग 60% कंप्लीट किया था। जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी प्रीवियस टॉपिक्स की, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमने ये सीखा कि रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन पैराग्राफ है, सबसे अहम तो ओपिनियन ही होता है, जिसमें हम ये बताते हैं एज ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हैं या इनमें कोई गड़बड़ है, ये बताते हैं। लेकिन ये बताने के बाद हमारी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि हमने आउटकम तो बता दिया, उस आउटकम तक पहुंचने के लिए हमें कितने बड़े बड़े प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े वो नहीं बताए। तो जब तक किसी को ये ना बताए, जैसे ये कहना सर मैंने असाइनमेंट कर ली, इसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है, या घर वालों को बताना कि मैंने आज अकाउंटिंग की, आज ऑडिट की केस स्टडी कर ली, एक सेंटेंस ये है, आज मैंने 3 घंटे लगा के ऑडिट की केस स्टडी की। बताए इसका इम्पैक्ट कुछ हो रहा है कि नहीं? कि दोनों जुमले एक जैसे हैं? डिफरेंट है। तो इसी तरह हम एज ऑडिटर पहले ये कहा करते थे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ली हैं और वो ठीक हैं, या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ली हैं और उनमें ये गड़बड़ है, सिर्फ इतना बताते थे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, कितना टाइम लगाया, क्या क्या, ये नहीं बताते थे। तो हमारी एफर्ट्स को ना अंडरमाइन करना शुरू कर दिया था जनरल पब्लिक ने। फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं नहीं, अब ये तो बताना है कि काम क्या किया, ये तो कैसे किया ये भी बताना, और ये किस पैराग्राफ में बताना है? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। बेसिक ऑफ में तो जनरल बताते हैं ना, जनरल, कि हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, हमने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, जनरल। लेकिन की ऑडिट मैटर में स्पेसिफिकली बताते हैं कि हमारे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज कौन कौन से थे और उनको हमने किस किस तरीके से डील किया। ये बताना यूजर को जरूरी है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमने घर बैठे रिपोर्ट साइन कर दी, उन्हें पता चले हमने दिन रात एक किया है। की ऑडिट मैटर का मकसद यही था। देखें, इसकी हेडिंग के अंदर ही कंसेप्ट छुपा है। की ऑडिट मैटर, मैटर का मतलब एरिया, एरिया जैसे सेल्स एक एरिया, जैसे परचेजेस एक एरिया, जैसे डेप्रिसिएशन एक एरिया, जैसे डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्रेडिटर। इसे आप अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? लाइन आइटम। अकाउंटिंग में इनको क्या बोलते हैं आप? लाइन आइटम। ऑडिट में इनको बोलते हैं एरिया, एरिया या मैटर। ये जो की ऑडिट मैटर का मतलब, मैटर मतलब वो एरिया जो कि ऑडिट में की है, की मतलब सबसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम वो वाले मैटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं।
तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वैसे तो हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की हर लाइन आइटम को वेरीफाई किया होगा, लेकिन क्या सारी लाइन आइटम का जिक्र आता है की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ में? नहीं। किन का जिक्र आता है? सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, यानी की ऑर्डर मैटर। मोस्ट इंपोर्टेंट कितने होते हैं? 1, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होते। एक दफा एक एक्सरसाइज हुई 3-4 साल पहले, उसमें कैलकुलेट किया गया कि ऑन एवरेज लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है ना, कि हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? लिस्टेड कंपनीज अपनी रिपोर्ट में जो की ऑडिट मैटर इंक्लूड करती है, इसकी एवरेज क्या है? तो एवरेज कोई 2.4 के लगभग बनी थी जहां तक मुझे याद है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर कंपनीज 2-3 इतने की ऑडिट मैटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो 2-3 ऐसे ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो 1-2-3 ही होते हैं, 10-12 थोड़ी होते हैं। ठीक है, अगर मैं को हमारी क्लास के जो 50 टॉप स्टूडेंट्स, ये तो टर्म ही गलत है। 50 टॉप स्टूडेंट, भाई टॉप स्टूडेंट्स है कोई 2-4 होने चाहिए, 50 कैसे हो सकते हैं टॉपर्स? नहीं हो सकते। उसी तरह की ऑडिट मैटर भी ऑडिट में कितने होंगे? 2-3 होंगे, 1-2-3। रेयर केस में कम ज्यादा हो सकते हैं। स्टैंडर्ड ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन उसने हमें गाइडेंस दिया कि भैया बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना उनकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। तो भैया की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट समझ आ गया? हमारे ऑडिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज थे उनका हम जिक्र करते हैं अपनी रिपोर्ट में, ताकि लोगों को पता चले हमने कुछ काम किया है। ठीक है, फिर हमने सीखा था ये सेक्शन कब इंक्लूड करना है रिपोर्ट में। क्या हर कंपनी के केस में इंक्लूड करना होता है? नहीं। वन लाइनर कंसेप्ट क्या है? लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, रिक्वायर्ड है। वन लाइनर कंसेप्ट क्या है? लिस्टेड कंपनीज का जब आप ऑडिट करेंगे, आप जब ऑडिट करेंगे, मुझे बताइए, क्या सिर्फ आपने लॉ में शायद पढ़ा होगा, कंपनीज की डिफरेंट टाइप, लिस्टेड भी होती हैं, अनलिस्टेड भी होती हैं, पब्लिक भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। तो हमारे ऑडिट क्लाइंट तो सारे हो सकते हैं ना, कोई भी हो सकता है। तो की ऑडिट मैटर वन लाइनर कंसेप्ट क्या है? लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। लेकिन याद रखें ये जनरल कंसेप्ट है, आगे इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या? 2 बातें। नंबर 1, समटाइम्स लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, सेक्शन नहीं आएगा। कब? जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो की ऑडिट मैटर सेक्शन लिस्टेड कंपनी के होने के बावजूद नहीं आएगा। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है? बाज़ औक़ात अनलिस्टेड में भी आ जाएगा की ऑडिट मैटर सेक्शन। वो कैसे? हाँ, अगर लॉ रिक्वायर करे या ऑडिटर जरूरी समझे, या ऑडिटर जरूरी समझे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको क्या? अब इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो हमें नहीं आता अभी, ऐसा ही है ना, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कल के लेक्चर में हम या आज के लेक्चर के एंड पे समझ लेंगे। पहला कंसेप्ट हमने रिवाइज हो गया हमारा। क्या कंसेप्ट? की ऑडिट मैटर सेक्शन कब रिपोर्ट में आएगा। और देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, की ऑडिट मैटर सेक्शन अलग कंसेप्ट है और की ऑडिट मैटर अलग कंसेप्ट है। जैसे क्लास अलग कंसेप्ट है और स्टूडेंट्स अलग कंसेप्ट है। ठीक है, क्लास का मतलब वो पूरा एरिया, स्टूडेंट्स उसमें से ज्यादा हो सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट के अंदर एक एरिया, और की ऑडिट मैटर उसके अंदर जैसे स्टूडेंट होते हैं उसमें 2-3 मैटर्स आ जाएंगे की ऑडिट। तो दोनों अलग अलग है। की ऑडिट मैटर सेक्शन अलग कंसेप्ट है और की ऑडिट मैटर्स अलग। याद करने के लिए एक बात ध्यान में रखें, एक रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर सेक्शन तो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर की ऑडिट मैटर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्रीड? हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करते हैं।
चलिए ये भी अच्छा। अब मुझे बताइए नेक्स्ट, हमें यह पता चल गया लिस्टेड कंपनी है, की ऑडिट मैटर सेक्शन आना ही आना है। अब अगला फैसला क्या करना होता है हमने कि की ऑडिट मैटर्स कैसे डिसाइड करें कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है कौन सा नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको पहले शायद लेक्चर में बताया था, अकाउंटिंग का पेपर तैयार करने में और ऑडिट का पेपर तैयार करने में फर्क है। ये बात मैंने बताई थी। क्या फर्क है? अकाउंटिंग में जजमेंट्स कम इस्तेमाल होती है, बहुत कम, उसमें 2 + 2 = 4 ही होगा। आप रूल सीखते हैं और उस रूल्स के मुताबिक आप फैसले करते जाते हैं, अपनी जजमेंट इस्तेमाल नहीं, यानी अपनी सोच समझ इस्तेमाल नहीं करते, बस जो सिखाया गया वो आपने काम करते गए। ऐसा ही है, मैथमेटिकल वर्क होता है, रूल्स और उसको अप्लाई करते हैं। ऑडिट में याद रखिए ऐसा नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अकाउंटिंग का, मैं कहता हूं भाई ये ऐसा करो, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टूडेंट्स ने ठीक जो आप दिया क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सबका नेट प्रॉफिट सेम आएगा। ऐसा ही है, कोई एक स्टूडेंट का डिफरेंट और दूसरे का डिफरेंट तो नहीं आएगा, ठीक है, अनलेस के उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग और असम्पशन लेनी पड़े, वो अलग बात है, वरना नॉर्मली सेम आएगा। लेकिन अगर यही सवाल ऑडिट का मैं आपसे पूछूं कि भाई इन्वेंट्री को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, इन्वेंट्री को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इनके प्रोसीजर हो सकता है डिफरेंट हो, इनके प्रोसीजर डिफरेंट हो, और जो मैंने सोल्यूशन में लिखे हो वो प्रोसीजर डिफरेंट हो, क्योंकि एक चीज को वेरीफाई करने के लिए कोई बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत से, कुछ समझ ले 20, 25, 30 प्रोसीजर है। आपने और 3-4 लिखे होंगे, उन्होंने कोई और 3-4 लिखे, मैंने कोई और 3-4 लिखे। तो याद रखिए अकाउंटिंग में डिफरेंट का मतलब अमूमी तौर पे होता है रॉन्ग, ऑडिट में डिफरेंट का मतलब रॉन्ग लाजमी नहीं है कि रॉन्ग, समटाइम होगा समटाइम। क्यों भला? क्योंकि इसमें हम जजमेंट अप्लाई करते हैं, याद है प्रोफेशनल जजमेंट। जजमेंट का मतलब ये है अपनी सोच समझ को इस्तेमाल करना है। तो कौन से मैटर्स को की ऑडिट मैटर के तौर पे इंक्लूड करना है और कौन से मैटर्स को किया, ये फैसला जब करेंगे, क्या इसकी कोई लिस्ट पक्की, क्या इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला लिखा हुआ है? नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बल्कि ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये ऑडिट करें, इनके की ऑडिट मैटर कुछ और हो, ये रेवेन्यू को की ऑडिट मैटर कंसीडर करें, ये हो सकता है रेवेन्यू की बजाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को की ऑडिट मैटर कंसीडर करें। तो कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर होगा कौन सा नहीं है, किस पे डिपेंड करता है? जजमेंट पे। ऑडिट में याद रखें हर फेज में जजमेंट अप्लाई होती है, लेकिन याद रखें ये जजमेंट भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हवाई नहीं है। एक फैसला करने का ये भी तरीका, हाँ भाई मैं रेवेन्यू को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करूं कि ना करूं, टास्क करता हूं, हेड आ गया तो मैं की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करूंगा, टेल आ गया तो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करूंगा। ये भी तो एक तरह से जजमेंट है, लेकिन ये प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है, ये हवाई जजमेंट है। प्रोफेशनल जजमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसने हमें इसीलिए कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि की ऑडिट मैटर जब आप डिसाइड करेंगे तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो आपने डायरेक्टर्स को अहम चीजें कम्युनिकेट की हुई हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स, डायरेक्टर्स को हम सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनमें से मैं याद आ गया, वैसे आप भी छोटे बच्चों की तरह हमारे, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो मैं और मेरी बड़ी बहन हमारी आपस में ना अच्छी हेलो है दोस्ती होती थी, तो उनके कॉलेज में जो कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स होते थे वो मुझे डिस्कस करती थी, और मेरे कॉलेज में जो कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स होते थे मैं उनके साथ डिस्कशन करता था। अब ज़रा मुझे सोच के बताइए, अगर मेरा दोस्त कोई मेरे से पूछे कि भाई कॉलेज लाइफ में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा था, कोई ज़रा 2-3 ऐसे वाक़ये तो बताओ। होता है ना कभी बैठे गपशप लगा रहे होते हैं, तो कोई 2-3 ऐसे यादगार वाक़ये बताओ जो सबसे ज़्यादा अहम हो आपकी कॉलेज लाइफ में। तो मुझे बताइए, क्या वो वाक़ये कोई नए होने चाहिए या उन्हीं में से कोई वाक़यात होने चाहिए जो मैंने अपनी बहन के साथ शेयर किए हुए हैं? उन्हीं में से होने चाहिए ना, क्योंकि अहम, हालांकि वो तकरीबन डेली हर दूसरे तीसरे दिन हमारी डिस्कशन होती थी, तो वो डेली डिस्कशन। लेकिन मोस्ट ऐसा तो नहीं हो सकता
कि वो सिग्निफिकेंट तो डिस्कस की है लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट को नया हो जाए, नहीं नहीं, इसका मतलब है मैंने कोई चीज मिसिंग कर दी पहले। तो असूल यही है, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर उसने दोस्त चार्ज भी गवर्नेंस यानी डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि जो मुश्किलें आती है ना, डायरेक्टर्स फिर हेल्प कर, डायरेक्टर्स हमारे नॉर्मली दुश्मन नहीं, हालांकि अपोजिट साइड दूसरी साइड पे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने वाली साइड पे हैं, डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाली साइड पे है, लेकिन हम दोनों आपस में दुश्मन नहीं है। अच्छे डायरेक्टर्स अगर 10 है ना, उनमें से अगर कोई फ्रॉड भी करेगा ना तो वो 1-2 लोग करेंगे, सारे नहीं करेंगे। इसलिए हमें कोई भी मुश्किल आती है अगर ऑडिट में, एक स्टेप हम लाजमी करते हैं, क्या? डिस्कस विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, डिस्कस विद गवर्नेंस या डायरेक्टर्स कह ले। तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर के साथ डिस्कस करने हैं, तो जब एंड में जाके ऑडिटर सोचेगा कि पूरे ऑडिट में सबसे ज्यादा अहम वाले वाकयात कौन से थे, एरियाज कौन से थे, तो बताइए वो 2-4 गवर्नेंस के साथ जो कम्युनिकेटेड है उसमें से निकलेंगे कि कोई नए आएंगे? यही बता रहा है। कह रहा है स्टेप नंबर कैसे डिसाइड करना है कि ऑडिट मैटर कौन सा है। कह रहा है स्टेप नंबर 1 वो लिस्ट पकड़ लो जो 2-4 गवर्नेंस को मैटर कम्युनिकेट किया है। स्टेप नंबर 2 उस लिस्ट में से देखो कौन से वाले मैटर्स सबसे ज्यादा अहम है, जो 2-3 सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो क्या होंगे। अब ये फैसला कि कौन से वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट है एरिया और कौन से वाला कम सिग्निफिकेंट है, याद रखें ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद प्रैक्टिकली फैसला करना है। लेकिन ये फैसला हवाई नहीं करना, कुछ फैक्टर्स को सामने रख के करना है। जैसे रिस्क को सामने रखें, जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा होता है वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। जैसे कम्प्लेक्सिटी को सामने रखे, जो एरियाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस को सामने रखे कि जो एरिया की अमाउंट ज्यादा होती है वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। और इस तरह के उसने और फैक्टर्स बताए थे। ऐसा ही है, कोई लिस्ट पढ़ी थी हमने कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोई की ऑडिट मैटर है कि नहीं, तो हमें कुछ फैक्टर्स को सामने रखना है। डन। फिर एग्जाम की केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए उसने हमारे लिए आसानी की थी। क्या आसानी की थी? उसने कहा था एग्जाम में ज्यादातर जो एग्जाम्पल टेस्ट करता है ना, उसने हमें उसकी लिस्ट दे दी थी। याद है आपको? याद? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए तो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन और ये जो मैटर्स फैक्टर्स वगैरह ये अहम है, लेकिन एग्जाम में केस स्टडी के लिए, और ये मैं आपको बता दूं हर पैराग्राफ की एग्जांपल्स आएंगी। एग्जांपल्स याद कर ली आपने, समझे हक अदा कर लिया, केस स्टडी सॉल्व करने के काबिल हो गए। हमारे ऑडिट में खास तौर पे इस चैप्टर के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी। जिस स्टूडेंट ने सारी एग्जांपल को समझ लिया, केस स्टडी उसकी इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगी। तो कंसेप्ट भी अहम है, एग्जांपल्स भी अहम है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट याद करना अहम है और केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल समझना अहम है। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन पूछ ले। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए इसको याद करना जरूरी है, लेकिन इस डेफिनेशन से केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि ऑडिट रिपोर्ट में कब की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड किया जाता है, कब नहीं किया जाता। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये याद किया होगा। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए तो चल जाएगा ये जो आपने याद किया होगा। केस स्टडी इस कंसेप्ट से नहीं होगा, ठीक है। केस स्टडी के लिए क्या आता है फिर? एग्जाम्पल्स। सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक तरफ, ये एग्जाम्पल्स एक तरफ। करना सारा ही है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। इनको तो आपने बार बार, अच्छा याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़े, ठीक है। ये जितनी भी एग्जाम्पल आएगी ना ऑडिट में, इनको आपने याद करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहे कर ले, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद
हो जाएंगी। यानी आपने इस काबिल होना है कि एग्जाम में जैसे ये सिचुएशन सामने है आपको पता चले ओ ये तो मैंने वहां पे पढ़ी थी, ये तो मैंने वहां पे पढ़ी थी। ठीक है, जैसे होता ना बचपन का दोस्त क्लास में जो साथ बैठता था वो अभी आपके सामने आएगा, क्या आप उसकी शक्ल पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? अभी अगर मैं आपसे कहूं ना कि अपने बचपन का दोस्त जो क्लास में आपके 6ठी 7वीं क्लास में साथ होता था, जरा उसका स्केच ड्रॉ कर ले, आप नहीं कर सकेंगे, आपके जहन में शायद उसकी शक्ल नहीं आएगी, ऐसा ही है। लेकिन जब वो दोस्त सामने आएगा उसे 1 सेकंड के अंदर अंदर पहचान लेंगे, ये मेरा दोस्त है भी, ऐसा है कि नहीं? उसी तरह याद रखें जब आप तैयारी करते हैं ना तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अच्छा टॉपिक तैयार किया हुआ है, उसको याद करने बैठते हैं ना तो वो याद ही नहीं होता। आपको लगता है तैयारी तो मेरी सारी जीरो हो गई, मैंने याद किया था, अब मैं याद सोच रहा हूं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तैयारी जीरो नहीं होती, आपको फॉल्स फीलिंग आती है, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन सामने आया ना, केस स्टडी सामने आई, फौरन आपका माइंड क्लिक कर जाता है, ओ ये तो एग्जांपल मैंने इस लिस्ट में पढ़ी थी की ऑर्डर मैटर में। ठीक है, तो एक दफा आपने जिंदगी में एक दफा भी कोई चीज पढ़ी हो ना, ये चीज ज़हन में रखिएगा, वो जीरो कभी नहीं होती, जीरो कभी नहीं होती। ठीक है, वो गालिबन शफीकुर रहमान की किताब में कोई इस तरह की कहते हैं, मेरे दोस्त ने कहा यार मैं याद करता ना जो चीज़ें तो वो सारी याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ, मैं याद करता हूँ चीज़ें तो भूल जाता हूँ। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम भूलने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। तो जब हम याद देखिए, दोनों एक्सट्रीम है। आप अगर किसी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लिया ना, उसको कंप्लीटली याद करना चाहें नहीं याद होगी, उसको कंप्लीटली भूलना चाहें भूलेगी भी नहीं। ऐसे होता है ना, जैसे कुछ चीजें हम जिंदगी में याद करना चाहते हैं याद नहीं होती, उस तरह कुछ भूलना चाहते हैं तो क्या भूल जाती है? वो भी नहीं भूलती। ये मिड में चलता है। तो जिंदगी में एक दफा भी आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा ना तो ये ना सोचिएगा कि वो जाया हो गया, नहीं, आखिरी महीने में ऐसे लगता है मैं पेपर छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी है नहीं, है तैयारी, है तैयारी। तो याद रखिए, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे हम, एग्जाम्पल की बात, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ी, समझ आई इन एग्जाम्पल्स की, समझना भी है। अगर ये एग्जाम्पल आपके सामने आए तो पहचान लेंगे। बताइए क्या इनमें प्रोविजन फॉर बैड डेट है की ऑर्डर मैटर में या नहीं? बताइए है कि नहीं? की ऑर्डर मैटर के एग्जाम्पल में प्रोविजन फॉर बैड डेट है? नहीं। रिवैल्यूएशन है? क्रेडिटर्स हैं? नहीं है। रेवेन्यू है? इंपेयरमेंट है? शाबाश, बस यही चीज चाहिए, छोटा सा काम है, केस स्टडी एग्जाम्पल्स है। डन जी, ओके, इसको मार्क कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये फारिग टाइम में पढ़ते रहना। आगे चलते हैं, कम्युनिकेटिंग की ऑर्डर। फिर हमने ये स्टडी किया था कि की ऑर्डर मैटर को रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, कैसे करना है। हमने पता चला 3 सेक्शन होंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ। और फिर हमने एक एग्जाम्पल स्टडी की थी, पढ़ी थी। एग्जाम्पल क्या? ये पढ़ी आपने? कितने स्टूडेंट ने एग्जाम्पल पढ़ी? ये तो आधे से भी कम, 30% स्टूडेंट ने एग्जाम्पल पढ़ी है। क्या मतलब, पढ़ के क्यों नहीं आए? ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, एक्चुअल बोर्ड में पढ़ी थी। ओके ओके, तो उसमें से की मैटर पढ़ा था? एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल रिपोर्ट में या बुक में से किसी एक जगह से की ऑर्डर मैटर पढ़ा हो? हाँ, अब ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आइए जरा फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, टाइम तो हमारे पास खुला है, कोई मसला नहीं। ये अब की ऑर्डर मैटर के, अच्छा ये लाइन तो आपको समझ आ गई ना, ऑर्डर शुड अवॉइड द एक्सप्रेशन दैट ए सेपरेट ओपिनियन इज बीइंग गिवन ऑन की ऑर्डर मैटर पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। भाई ये लाइन तो समझ आ गई ना। एडवर्स ओपिनियन समझ में नहीं आई होगी मुझे पता है, जैसे डिस्क्लेमर ओपिनियन समझ में नहीं आया, लेकिन ये कंसेप्ट तो समझ आ गया भैया। ओपिनियन सेक्शन में आएगा कि ऑर्डर मैटर में ओपिनियन या उससे मिलते जुलते अल्फाज नहीं लिखने। डन। तो फिर की ऑर्डर मैटर में लिखना क्या कहता है अभी बताता हूं ना। सबसे पहले हेडिंग देनी है की ऑर्डर मैटर की, फिर उसके बाद की ऑर्डर मैटर की डेफिनेशन लिखनी है। ये क्या है डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद की ऑर्डर मैटर को डिस्क्राइब करना। डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं? हालांकि आपको तो पता है की ऑर्डर मैटर क्या होता है। ये जहन में रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए तैयार कर रहे हैं? शेयर होल्डर। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं, हम उनको भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं।
क्यों? क्योंकि रिपोर्ट हमारे लिए नहीं बन रही, रिपोर्ट किसके लिए बन रही है? शेयर होल्डर के, लेमैन के लिए, आम यूजर के लिए, ऑर्डनरी। तो उसको चीजें की डेफिनेशन बताना भी जरूरी है। तो इसलिए की ऑर्डर मैटर सेक्शन में पहले उसने उसको एक्सप्लेन किया कि की ऑर्डर मैटर होता क्या है, फिर उसने की ऑर्डर मैटर को डिस्क्राइब किया। ऐसा ही होना चाहिए था ना, क्योंकि आपको पता है की ऑर्डर मैटर क्या होता है, क्लास में पढ़ लिया, आम यूजर ने तो नहीं पढ़ा। की ऑर्डर मैटर क्या कह रहा है? की ऑर्डर मैटर आर दोज मैटर्स, मैटर मतलब एरिया, वो एरिया है, वो सिचुएशंस हैं दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट, इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट। समझे ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारी जजमेंट है, और जजमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जजमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डैड कहता है ये हमारा प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें फोकस किसके ऊपर है भला? मोस्ट सिग्निफिकेंट। और करंट पीरियड जाहिर है ऑडिट करंट पीरियड का ही होता है। इस साल हम पिछले साल के लिए जो चीजें अहम थी वो थोड़ी लिखेंगे इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में, तो इस साल के लिए जो अहम चीज है वही आएगी कि पिछले साल वाली भी आएगी। भाई आगे क्या होना है वो तो हमें पता ही नहीं है, पीछे क्या हो चुका है ये हमें पता है, लेकिन रिपोर्ट में क्या मैटर करंट पीरियड क्या है। These matters were addressed in the context of audit of financial statement as a whole. हमने इनको एड्रेस कर लिया। These matters were addressed का मतलब क्या पता है क्या है? These matters were verified. हमने इन मैटर्स को वेरीफाई कर लिया है। These matters were addressed. Addressed को अंडरलाइन करके लिख लें, वेरीफाइड। हमने इनको एड्रेस कर लिया है आपने ऑडिट में एज ए होल एंड इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर, यानी हमने फाइनेंशियल स्टेट, देखें कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है हमने जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना था ना, उसमें इनको वेरीफाई कर लिया। हमने जो ओवरऑल ओपिनियन देने के लिए चीजें काम करने थे उसमें इनको वेरीफाई कर लिया। अब ये ना समझिएगा कि ये कोई अलग से जॉब है, ये ना समझिएगा इनको हमने अलग से वेरीफाई किया है, ये ना समझिएगा इसके ऊपर अलग से ओपिनियन दे रहे हैं, बल्कि हमने जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना था हमने ये काम उस हिस्से में किया है। यानी हमने ये वो जो ओवरऑल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके मुताबिक इसको वेरीफाई किया, अलग से हमने नहीं किया। बता रहे हैं आपको अलग से, लेकिन वेरिफिकेशन हमने अपने ओवरऑल ऑडिट में की है। ऐसा ना समझेगा ये अलग से एंगेजमेंट है, ऐसा ना समझेगा कोई अलग से काम के, नहीं, ओवरऑल ऑडिट में ही हमने ये काम किया है। एंड वी डू नॉट प्रोवाइड ए सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस। देखा ये इसकी वजह से है, इस कंसेप्ट की वजह से उसने ये लाइन लिखी है, वी डू नॉट प्रोवाइड ए सेपरेट ओपिनियन ऑन। कहता है हमने इसको वेरीफाई किया, लेकिन किस मकसद के लिए? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए, ओवरऑल ओपिनियन देते हुए। इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन हम नहीं दे रहे। We have determined the matter described below to be key order matters. यहां उसने पहले एक्सप्लेन किया की ऑर्डर मैटर है। इस पैराग्राफ में क्या कर रहा है भला? वो एक्सप्लेन कर रहा है कि की ऑर्डर मैटर होता क्या है। डिस्क्राइब उसने नीचे किया है। कैसे किया है? दो हिस्से बनाए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्या लिखा है? ये उसकी हेडिंग, और ये नीचे उसको डिस्क्राइब किया। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या रिवैल्यूएशन हमारी एग्जांपल में था? रेफर नोट, उसने नोट्स तो अकाउंट्स का रेफरेंस दे दिया। ये भाई सिग्निफिकेंट मैटर है तो मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्ट में भी तो लिखा होगा, और सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा होगा। सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा, हमारे घर से थोड़ी आएगा। ऐसा तो नहीं है घर का मसला डिस्कस कर रहा, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मेरी जिंदगी में एक मसला चल रहा है मैं वो लिख दूं इधर। कहता नहीं, वो नहीं लिखना। कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर लिखने हैं? इसलिए ये रेफरेंस, इसको अंडरलाइन करें, रेफर नोट टू, इतना कि कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। तो इसमें बता रहा है कौन सा मैटर है, और फिर उसके नीचे जस्टिफिकेशन दे रहा है। मैटर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन, भाई मैंने क्यों इसको किया मैटर समझा। ड्यू टू मटीरियल इंपैक्ट। मटीरियल का मतलब क्या होता है?
बड़ी अमाउंट, बड़ी अमाउंट को क्या कहते हैं? मटेरियल। और छोटी अमाउंट को क्या कहते हैं? इममटेरियल। इममटेरियल, इममटेरियल मटेरियल में फर्क समझ आया? इममटेरियल क्या है? छोटी छोटी अमाउंट। मटेरियल क्या है? बड़ी बड़ी अमाउंट। तो क्या कोई अगर फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट एरिया हो, उसकी अमाउंट ज्यादा हो, क्या वो की ऑर्डर्ड मैटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। कह रहा है ये मैंने इस वजह से डिसाइड किया कि ये की ऑर्डर्ड मैटर है क्योंकि ये मटेरियल था, इसको अंडरलाइन करें। और फिर कह रहा है इसमें जजमेंट थी, अजम्पशंस थी, अजम्पशंस को और जजमेंट्स को अंडरलाइन करें। जिस एरिया में ज्यादा जजमेंट्स हो, ज्यादा अजम्पशंस हो, ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, उसको वेरीफाई करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। इधर पहले 2-4 एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। कंसेप्ट क्या समझने जा रहे हैं? कंसेप्ट ये कि जिन एरियाज में जजमेंट हो, अजम्पशंस हो, अनसर्टेनिटी हो, वो वेरीफाई करना मुश्किल होते हैं। यही कंसेप्ट है ना? अब आप कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल मुझे बताइए, मैं आपके सामने पेयर रखूंगा, आपने मुझे बताना है कौन से वाला एरिया वेरीफाई करना मुश्किल है और क्यों मुश्किल है, ये भी बताना है। नंबर 1, रिपेयर एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्यों, ये क्यों वेरीफाई करना मुश्किल? इनमें एस्टिमेट होता है, जजमेंट होती है। किस चीज की जजमेंट? लाइफ की, रेजिडुअल वैल्यू। बेहतरीन बेहतरीन। दूसरा, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और क्रेडिटर। इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, शाबाश। क्यों भला? इसमें भी अजम्पशन, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनको हम डिटेल में वेरीफाई नहीं कर सकते। देखिए, जो चीज सिंपल हो रही है, जो चीज फ्यूचर से रिलेट होगी ना, जिस एरिया में फ्यूचर का कोई ना कोई अंदाजा आएगा, वो वेरीफाई करना मुश्किल हो गया क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल बता दूं, आईकैप ने जो सबसे ज्यादा पूछी हुई है, लीगल केसेस पेंडिंग। अब आपका एक है IAS 2 इन्वेंट्रीज, एक है IAS 37 प्रोविजंस। प्रोविजन में लीगल केस की एग्जांपल है। बताइए, इन्वेंट्री वेरीफाई करना मुश्किल है कि लीगल केस? क्यों लीगल केस से ज्यादा मुश्किल क्यों है? अनसर्टेनिटी। पता नहीं केस का फैसला, हालांकि अकाउंटिंग कहती है अंदाजा लगाओ, लेकिन वो गलत भी तो हो सकता है, गलत भी तो हो सकता है। तो कुछ बताना क्या चाह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एरियाज में को वेरीफाई करना आसान होता है, कुछ एरियाज को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। तो जो मुश्किल है वो हमारे की ऑर्डर्ड मैटर हो सकते हैं। की ऑर्डर्ड मैटर आसान वालों में से चूज करना है कि मुश्किल वालों? यही बता रहा है कि भैया ये तो बहुत मुश्किल था, इसमें जजमेंट्स थी, अजम्पशंस थी। वो क्या थी वो फिर कभी हम देखेंगे क्या होती है, लेकिन होती है। रीवैल्यूएशन आसान नहीं, मुश्किल। डेफर्ड टैक्स ये की ऑर्डर मैटर बन सकता है हमारा। अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं ना, वो समझ लीजिए की ऑर्डर मैटर की एग्जांपल्स है। सिंपल, सारे मुश्किल लगते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, फिर उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है। और ये क्या उसने बताया, ये था व्हाट, व्हाई, और ये क्या है हाउ। मैटर बाद एड्रेस्ड। एड्रेस, जब हम ऑडिट में लफ्ज एड्रेस्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे वेरीफाई किया भाई, ये काम किया। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि क्या क्या काम किए, लेकिन आपने पढ़ लेने हैं क्या क्या काम किए। असेस द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपर्ट। भाई वैल्यूएशन जिस वैल्यूअर ने की है, हमने देखा है वो थका तो नहीं था, वो कोई अच्छा कोई बंदा था मार्केट में, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा काम करने वाला हो, ये देखा हमने। ऑडिटर कह रहा है, ये ऑडिटर शेयर होल्डर को क्या कह रहा है, ए शेयर होल्डर मैंने ये भी काम किया, 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 मैंने ये भी काम किया। ये सारे काम किसने किया भला? ऑडिटर। ऑब्टेन्ड एंड रिव्यूड रीवैल्यूएशन रिपोर्ट। हमने एक्सपर्ट को चेक किया, हमने उसकी रिपोर्ट को भी चेक किया।
उसकी रिपोर्ट को भी पढ़ा। फिर हमने डिस्कस अजम्पशन एंड मेथोडोलॉजी विद मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट के साथ फिर उस हमने रिपोर्ट के अंदर जो अजम्पशंस हुई थी वो डिस्कस की कि भाई आपने ये जो लिखा है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये फर्ज कीजिए कि 5 करोड़ रुपए कनाल है, ये कैसे वैल्यूएशन लगाई, कैसे वैल्यूएशन बताएं। वो कहेगा सर ये इस मार्केट के अंदर ना महीना पहले सेल हुई है प्रॉपर्टी, वो इसी रेट पे हुई थी, ये लेटेस्ट रेट हो गया। अच्छा फिर ठीक है भाई, ऐसे चैलेंज करना चाहिए एक्सपर्ट की अजम्पशंस को कि जो कहे चुप करके मान लें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर हम इतना ज्यादा शक नहीं करते, जैसे टीचर के ऊपर, जो पढ़ा दिया जैसा पढ़ा दिया सर ने सही पढ़ाया होगा, चाहे सिलेबस सही तरह करवाया, केस स्टडी की सफिशिएंट प्रैक्टिस, बस सर ने करवा दिया, ऐसा ही है। उसका डॉक्टर होता है, उसके ऊपर भी अंधा एतमाद करते हैं। तो जो भी कैप्सूल दे देता है खोल के देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं, टेस्ट करवाते हैं भैया कि खतरनाक चीज नहीं, क्या करते हैं। हालांकि गलत मेडिसिन हो तो जिंदगी का खतरा भी हो सकता है, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल कहते हैं पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करें या ना करें आपकी मर्जी, प्रोफेशनल लाइफ में जरूर अप्लाई करना। इसीलिए जो वैल्यूअर ने रिपोर्ट दे दी उसे ट्रू मान लें कि उसे पढ़ें। तो असूल याद रखिएगा, हमारे ऑडिट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना, चाहे वो किसी ने भी बनाए हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट बैंक ने बनाया हो, मैनेजमेंट ने बनाया हो, वैल्यूअर ने बनाया हो, लॉयर ने बनाया हो, एक प्रोसीजर आपने लाजमी लिखना है। क्या? इंस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, रीड दिस डॉक्यूमेंट। ये प्रोसीजर लाजमी आएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस बात होगा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप जब प्रोफेशन से बाहर आ जाते हैं फिर आपको पता चलता है कितनी अहम थी। हम बैंक कार्ड करने के लिए जाते थे तो बैंक लोन देता था, तो एक एग्रीमेंट साइन करता था, लोन एग्रीमेंट। वो बड़ा टेक्निकल सी डॉक्यूमेंट होती थी, लीगल सी। आज कभी आर्टिकल्स में नहीं पढ़ा था, अब आके पता चलता है वो कितनी अहम चीज़ थी। उसको पढ़ने से कितनी लर्निंग होती है कि आपने अगर ज़िंदगी में किसी को पैसे देने हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को कैसे सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो एग्जाम में जब कभी कोई लीगल केस आ गया, आपने एक लाइन लाजमी लिखनी है, क्या? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ लीगल केस। एग्जाम में कभी उसने कहा रीवैल्यूएशन की है तो एक प्रोसीजर लाजमी लिखना है, क्या? इंस्पेक्ट द रीवैल्यूएशन। एग्जाम में उसने कहा बैंक से लोन लिया है, एक लाइन लाजमी लिखनी है, क्या? इंस्पेक्ट लोन एग्रीमेंट, ठीक है। तो यही वो पढ़ रहा है, और ना सिर्फ ये कि पढ़ रहा है बल्कि उसको डिस्कस भी कर रहा है, सर ये चीज ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसे क्यों है। चेक रेलेवेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, देखना है कोई डाटा सही यूज किया है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हुई है तो उसमें जो एरिया होता है वो सही कैलकुलेट किया है ना। आपने अभी कभी अपने घर की मेजरमेंट की है, एरिया लेंथ कितनी है, विड्थ कितना है? नहीं की, कोई बात नहीं, तो वो कर लेनी चाहिए, ठीक है। वो अंदाजा वैसे ही है। वैल्यूएशन में क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये कह रहा है डाटा जो, अब जाहिर है ये एसेट टू एसेट वेरी करेगा डाटा, जो भी डाटा यूज। कंफर्म एप्रोप्रिएट काउंट डिस्क्लोजर, देखो क्या काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक है। रीवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर होते हैं कि नहीं होते? IAS 16 में लिखे हुए हैं ना, रीवैल्यूएशन की काउंटिंग आती है। अभी आपके काउंटिंग के टीचर का इम्तिहान ले लेते हैं, ये मेरा भाई बताएगा एसेट जो है हमारा 100 मिलियन का है, रीवैल्यूएशन को पता चला 200 मिलियन का हो गया। एंट्री बताए जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्या क्या अमाउंट भी तो बताएं। 100 गलत, शाबाश, यही सुनना था। डेफर टैक्स का इंपैक्ट नहीं आता। हमारे जमाने में तो टीचर सिखाते थे, आपके टीचर नहीं सिखाते आपको? अच्छा R2 में है, ओके, आप R1 की काउंटिंग, ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। यही चीजें चेक करनी है कि क्या जर्नल एंट्री काउंटिंग ठीक ही है कि नहीं रीवैल्यूएशन की, और डिस्क्लोजर पूरा दिया कि नहीं दिया।
एक सिर्फ डिस्क्लोजर बता दीजिए रीवैल्यूएशन के केस में क्या डिस्क्लोज करते हैं, आपको मैं मान जाऊंगा आप काउंटिंग एक्सपर्ट है गुरु। क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, कुछ चीज सही बताई होगी इन्होंने। बताइए कोई आसान दो हरफी बात बताएं आसान। रीवैल्यूअर का नाम, वैल्यूअर का नाम जिसने वैल्यू की, और डेट ऑफ वैल्यूएशन भी शायद होती है। तो ये चीजें चेक करने भाई, ये बात समझ आ गया, बात समझ आ गई। ये प्रोसीजर क्या हर केस में एक जैसे रहेंगे? नहीं, एरिया बदलेगा तो उसके लिहाज से जो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर हैं ये भी बदल जाएंगे। एरिया बदलेगा तो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी। डन जी, आगे चले। हाँ, ये तो समझ लीजिए सिर्फ रिवीजन ही हो रही थी। अब मैं कंसेप्ट, नए कंसेप्ट, क्या एक्सेप्शंस टू कम्युनिकेशन, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर हो लेकिन हम उसे रिपोर्ट में इंक्लूड ना करें? यस सर। देखिए ये बड़ा बारीक फर्क है, पिक करना है आपने डिफरेंस। एक कंसेप्ट है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में नहीं आना, वो कंसेप्ट फर्क है। ये कौन सा कंसेप्ट है? की ऑडिट मैटर सेक्शन तो आएगा, उसमें एक मैटर जो कि की ऑडिट मैटर है, एक मैटर जो की ऑडिट मैटर है, कब रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना? कब नहीं करना। मुझे इससे हमेशा एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट याद आ जाता है, ऑडिट के ताल्लुक नहीं है उसका लेकिन वैसे ही मिलता है कि 37 में था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब याद किया, वो जीबो गरीब से कंसेप्ट अभी भी याद है कुछ। उसमें था कि जो प्रोविजन हैं, कंटीजेंसीज हैं, उनको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड करना है, डिस्क्लोज करना है। लेकिन उसमें एक रेयर केस ऐसा भी था कि जब आपने किसी डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करना, हालांकि रिक्वायर्ड था, उसकी एग्जांपल थी शायद कि कोई लीगल केस है, जब उस लीगल केस को डिस्क्लोज करने से आपका डिफेंस वीक होता हो और दुश्मन को ज्यादा फायदा होता हो, जो ऑपोजिट है, फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता हो अगर किसी चीज को डिस्क्लोज करने का, तो फिर उसे डिस्क्लोज ना। ये है कोई इस तरह की बात IAS 37 में पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन क्या आपको जरा कॉमन सेंस वाली बात लग रही है कि जो IFRS कहता है वो डिस्क्लोज जरूर करो, लेकिन अगर उसको डिस्क्लोज करने से बिजनेस को नुकसान होता हो तो क्या फिर डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं? रिपोर्टिंग तो बेहतरीन हो जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन थी। अब पता नहीं शायद रिवाइज होकर निकल गई हो, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल होगी, लेकिन आप पढ़ेंगे R2 में पढ़ेंगे या C5 लेवल पे जाके पढ़ेंगे। उसी तरह मुझे बताइए, अगर एक ही ऑडिट मैटर है, फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, हम हैं पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के ऑडिटर, फर्ज करें, उसमें आपको पता है मुल्क में ऐसे होता है कि दूसरे मुल्कों के जासूस हमारी तरफ, हमारे जासूस दूसरी तरफ, हम ऑडिट कर रहे हैं, हमें पता चला बड़ी बड़ी भाई दूसरे मुल्कों से कोई खुफिया खबरें आई, फर्ज करें, मुझे नहीं पता ऐसे होता है कि नहीं होता, मिसाल दे रहा, दूसरे मुल्क कुछ 2-4 जासूस थे, उन्होंने हमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी, हमने उनको किसी को 20 मिलियन दे दिए, किसी को 50 मिलियन दे दिए। अब मैं ऑडिटर हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या, कहा ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मैटर भी सिग्निफिकेंट है, इसको ऐसा करते हैं कि अपनी रिपोर्ट के अंदर मैं की ऑडिट मैटर में इसको इंक्लूड करता हूं और बता दूंगा इस मुल्क में इस जगह पे ये जासूस रहता है, उसका ये नाम है, उसको इतने रुपए दिए हैं, ये दूसरे मुल्क में ये जासूस इस जगह पे रहता है, उसको इतने रुपए दिए हैं, की ऑडिट मैटर वाला सेक्शन मेरा बेहतरीन हो जाएगा। भाई लगा है कि नहीं भाई, होना चाहिए कि नहीं? अब तो डाला भी नहीं आना क्योंकि हमने उधर ही होना है ऑडिट करने के लिए क्लाइंट की प्रेमिसेस में। तो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? क्यों? ये की ऑडिट है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, बड़ी बड़ी अमाउंट्स है, नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि हाँ, इसको अगर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करते हैं तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा,
इसीलिए इस तरह के मैटर, हालांकि वो कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर भी हो ना, तो लेकिन उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो तो वो मैटर हमें डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है भाई, ऑडिट ज्यादा अहम कि पाकिस्तान ज्यादा अहम? पाकिस्तान ज्यादा अहम, ऑडिट दुबई में जाके ऑडिट करना, अब तो वो भी हालात नहीं रहे। तो लॉ, अच्छा दूसरा क्या, जब लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट करे, जब लॉ मना कर दे कि कोई मैटर आपने डिस्क्लोज नहीं करना, तो फिर लॉ तो आपको पता है जो चीज कह दे करना, लॉ बोले करने का तो करने का, लॉ बोले नहीं करने का तो नहीं, सिंपल, इसकी कोई लॉजिक नहीं होती। एग्जाम्पल होती है लीगल रिक्वायरमेंट्स की, लॉजिक नहीं होती। एग्जाम्पल सुन लें, लॉ ने बोला भैया डायरेक्टर जो हैं अगर वो कोई 2 नंबरी कर रहे हैं, जैसे एक ऐसा डायरेक्टर था उसने गाड़ी ली, कंपनी के पैसों से गाड़ी लेके पर्सनल नेम पे रजिस्टर करवा ली। हालांकि आपने लॉ में पढ़ा होगा वो क्या कहते, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के नाम पर रजिस्टर होने चाहिए, पढ़ा है ना, क्या इन्वेस्टमेंट टू बी इन नेम ऑफ कंपनी को इस तरह का। तो उसने क्या किया डायरेक्टर ने, कंपनी के पैसे, अगर इस तरह की अमाउंट बड़ी है, बताइए सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं? छोटा मोटा के मोस्ट सिग्निफिकेंट, टॉप लेवल का। लेकिन रेगुलेटर एससीसीपी कहता है भैया इस तरह की बात हो ना तो चुपके से मुझे बताओ, ताकि हम अपनी टीम उधर भेज के फौरी तौर पे छापा मार के सारा एविडेंस इकट्ठा करें। अगर आपने इस तरह की बातें पहले मैनेजमेंट डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर ली, अगर इस तरह की बातें आपने डिस्क्लोज कर दी, तो वो बंदा ना अलर्ट हो जाएगा और वो फौरन सीधा पता चीजों को करने की कोशिश करेगा, छुपाने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई मैटर की ऑर्डर मैटर तो है लेकिन लॉ मना कर दे, तो क्या उसे डिस्क्लोज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर कोई की ऑर्डर मैटर तो है लेकिन उसको डिस्क्लोज करने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो, डिस्क्लोज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये बात समझ आ गई? एक्सेप्शन टू कम्युनिकेशन, और उसमें सबसे अहम चीज क्या है, की ऑर्डर मैटर सेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा ये अलग है। की ऑर्डर मैटर सेक्शन रिपोर्ट में कब नहीं आएगा ये अलग कंसेप्ट है, और की ऑर्डर मैटर कब नहीं आएगा एग्जाम में याद रहेगा आपको, फर्क रखेंगे। सेक्शन बोले तो मतलब पूरा पैराग्राफ, और की ऑर्डर मैटर उसके अंदर जो 1 2 3 एग्जांपल है। ओके आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। और क्या, रिलेशनशिप बिटवीन की ऑर्डर मैटर एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। हाँ, क्या कमाल का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। क्या है जरा एक दफा पढ़ के देखिए, समझ आती है आपको? मेरे को समझ आई? कितने स्टूडेंट को समझ आई? कितनों को नहीं आई? ज्यादातर को नहीं आई, शुक्र है। वरना तो अगर आपको समझ आ जाती तो फिर हमारी जरूरत क्या रह जाती? ऐसा ही है ना, शुक्र है आपको समझ नहीं आई। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको पता है ओपिनियन अलग पैराग्राफ है और की ऑर्डर मैटर ये पता है, और ये भी आपको पता होगा फिर ओपिनियन अनमोडिफाइड भी हो सकता है और मॉडिफाइड भी, ऐसे ही है। अच्छा जरा मुझे बताइए आपके ख्याल में ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, अनमोडिफाइड ओपिनियन कि मॉडिफाइड? बेहतरीन बेहतरीन। मॉडिफाइड ओपिनियन सिग्निफिकेंट होते हैं कि छोटा मोटा मसला है? किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जाए, छोटा मोटा मसला है कि बड़ा मसला है? बड़ा, कंपनी की शेयर प्राइस डाउन चली जाती है, शेयर लड़ाइयाँ हो जाती है। एक हमारा क्लाइंट था, सरकारी क्लाइंट था, उसमें एक एरिया, सिर्फ एक एरिया इन्वेंट्री का था, उसमें कुछ इन्वेंट्री मिसिंग थी, पता मिसिंग नहीं, पता नहीं चल रहा था किधर है। वो इतना बड़ा इशू बन गया कि 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया, 3 लोगों ने। मुझे आज तक उसका अफसोस होता है, क्योंकि वो इशू आइडेंटिफाई मैंने किया, मतलब मैं एरिया में रही था,
एरिया मेरा था, पता नहीं चल रहा था, तो बता भी नहीं रहे थे। लेकिन उनका कसूर मैनेजमेंट का क्या था? इन 3 लोगों का, इनको पता होना चाहिए था कि इन्वेंट्री, वो बाद में एक दूसरी जगह से मिल गई थी इन्वेंट्री, जब उन्होंने रिजाइन कर दिया उसको दूसरी जगह इन्वेंट्री मिल गई थी, लेकिन उन बेचारों ने प्रेशर में आके कर दिया। तो मुझे गिल्ट होता है कि इशू मैंने, लेकिन क्या करें, प्रोफेशन है तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो एक और एग्जांपल है, बात से बात निकली, एक और एग्जांपल याद आ गई, ये यूएसए की एग्जांपल है। एक कंपनी थी, उसकी एक एम्प्लॉय थी, 60 ईयर्स की एज में रिटायर हुई, फीमेल थी, 60 ईयर्स की एज में रिटायर हुई। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे ज़रूरत है तो मज़ीद जो है ना मेरा एम्प्लॉयमेंट जो एक्सटेंड किया जाए, तो उसे मज़ीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन काम करवाया गया। पूरे कैरियर में 1 रुपए का फ्रॉड नहीं किया, लेकिन पता चला, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब एक्सटेंडेड पीरियड के 2 साल के बाद उन्होंने कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का फ्रॉड किया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला, उन्होंने कहा जी मेरा एक ही बेटा था और मेरा बेटा और बहू एक जगह पे जा रहे थे, इकट्ठे एक्सीडेंट हुआ, दोनों फोत हो गए। अब उनके 2 बच्चे, 2 या 3 बच्चे थे, उनकी परवरिश जो है ना वो मेरे ऊपर आ गई है, और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए एम्प्लॉय में, और बच्चे चूँकि अब स्कूल गोइंग हुए थे तो अखराजात बढ़ गए थे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे सैलरी में से कि मैं उनको पढ़ा सकूं, तो मैंने इसलिए सिर्फ उतना ही फ्रॉड किया जितना कि स्कूल की फीस के लिए ज़रूरी था। बताइए एज ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर ये केस आपके सामने आए, आप उसे रिपोर्ट करेंगे कि नहीं डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को? करेंगे या छुपा लेंगे? करेंगे, शाबाश, ठीक है। पर्सनल फीलिंग अलग से, थोड़ा सा हमदर्दी ज़रूर है हमें, लेकिन प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मुझे भी उस बंदे से हमदर्दी ज़रूर है, उन 3 लोगों से, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को कंप्रोमाइज इशू था, मैंने आइडेंटिफाई करना था, डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना था, किया। उनको चाहिए था कि पहले उन्हें पता होता कि भैया ये कुछ सामान ऐसा है, हमारे अपने पास जगह नहीं थी, हमने वेंडर से कहा था कि परचेज कर लिया हमने, लेकिन इसे रखो अपने पास, हम बाद में मंगवा लेंगे तुमसे। अब जाहिर है जिस बंदे ने ऊपर सिर्फ फाइलों पे साइन करने, उसे इन चीज़ों का तो अंदाजा नहीं होता, ये भूल जाते। बहरहाल चले वापस आ जाते हैं। तो बताना ये क्या चाह रहा था मैं, कि सिग्निफिकेंट इशू रिपोर्ट अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड इशू सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अब ये देखिएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन भी सिग्निफिकेंट है, एग्री करते हैं, की ऑर्डर मैटर भी सिग्निफिकेंट है, एग्री करते हैं। ये है मॉडिफाइड ओपिनियन और ये है की ऑडिट मैटर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करें, बाकी चीजें छोड़ दें, इस एरिया के ऊपर फोकस करें। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, यानी की ऑर्डर्ड मैटर भी है, कुछ की ऑर्डर्ड मैटर रह सकते हो जो की ऑर्डर्ड मैटर भी हैं, और डन। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, हमारे ऑडिट में कभी कभार ऐसे होता है कि कोई एक चीज 2 पैराग्राफ की डेफिनेशन पे पूरा उतर जाती है, क्या हमें उसे रिपोर्ट में दोनों जगह डिस्कस करना चाहिए या एक जगह? बताइए, एक जगह करना चाहिए, डुप्लीकेशन तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फर्ज करें एक मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, एक मैटर की ऑर्डर मैटर भी है, एक मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, की ऑर्डर मैटर भी है, उसे दोनों जगह पे आना चाहिए कि एक जगह पे?
एक जगह पे, शाबाश। किस जगह पे? अगला सवाल, जो ज्यादा अहम हो। ज्यादा अहम है भाई, दोनों ही अहम है, ज्यादा अहम कौन सा है? तो जब कोई ओपिनियन, देखिए मॉडिफाइड ओपिनियन सिग्निफिकेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब है मॉडिफाइड ओपिनियन भी है और सिग्निफिकेंट होने की वजह से की ऑर्डर मैटर भी है। भी समझे कि नहीं? मॉडिफाइड ओपिनियन भी है और सिग्निफिकेंट होने की वजह से, तो दोनों जगह है? नहीं, एक जगह है। किस जगह है? मॉडिफाइड ओपिनियन। अगला सवाल, की ऑडिट मैटर में आएंगे तो नहीं, लेकिन क्या उनका हवाला दे देना चाहिए, इशारा कर देना चाहिए कि भाई ये 3 की ऑर्डर मैटर जो हम नीचे बताने लगे हैं ये तो की ऑर्डर मैटर है ही है, लेकिन एक ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन वाला वो भी की ऑर्डर मैटर समझो। रेफरेंस देना चाहिए कि नहीं? वे समझ रहे हैं कि नहीं? रिप्रोड्यूस नहीं करना, रेफरेंस दे देना चाहिए कि नहीं? रेफरेंस क्या देना चाहिए? क्या भाई ऊपर जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो भी की ऑर्डर मैटर ही है, उसके अलावा ये नीचे 3 की ऑर्डर मैटर या 2 की ऑर्डर मैटर और है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ रेफरेंस देना है मॉडिफाइड ओपिनियन का, उस मैटर्स को डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि डिटेल में वो ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में एक्सप्लेन हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे बात? फिर से शुरू से करते हैं। मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मैटर की ऑर्डर मैटर भी हो, मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो और की ऑर्डर मैटर भी हो? बिल्कुल है, क्योंकि देखे मॉडिफाइड ओपिनियन तो बाय नेचर मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन तो बाय नेचर, तो याद रखिएगा जितने भी मॉडिफाइड ओपिनियन है वो की ऑर्डर मैटर भी हैं। जितने भी मॉडिफाइड ओपिनियन है की ऑर्डर मैटर भी हैं। अब एक मैटर 2 डेफिनेशन पूरी कर रहा है तो क्या करें? एक्सप्लेन करेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन में। की ऑर्डर मैटर सेक्शन में क्या करना है? उसका रेफरेंस दे देना, उसको डिस्क्राइब नहीं करना। ये समझे, रेफरेंस देने का मतलब और है, डिस्क्राइब करने का मतलब और है। ठीक है? अखबार होता ना, पुराने जमाने में होता था, तो लिखा होता था बकिया सफा नंबर 3 पर, वो रेफरेंस होता था। डिस्क्राइब किधर होता था? सफा नंबर 3 पे। तो उसी तरह हमने भी कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ की ऑर्डर मैटर है, वो तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन में डिस्क्राइब होंगे, और जो की ऑर्डर मैटर भी है, मॉडिफाइड ओपिनियन भी है, वो मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्क्राइब होगा, की ऑर्डर मैटर उसका सिर्फ। अच्छा, रेफरेंस किन अल्फाज में आएगा वो आपको बताना चाह रहा है, ये वो अल्फाज है। तो हम क्या लिखेंगे? जब ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, नीचे की ऑर्डर मैटर सेक्शन होगा। की ऑर्डर मैटर सेक्शन में क्या लिखना है? In addition to matter described in basis for qualified opinion, we have identified the following key ordered matters. क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जो ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है वो भी की ऑर्डर मैटर है, उसके अलावा ये वाले हैं। यहां पे अगर आप नोट करें, इसको उसने सिर्फ रेफरेंस दिया है, डिस्क्राइब नहीं किया। डिस्क्राइब वो उसने इसके बाद वाले किए होंगे नीचे। पिक कर रहे हैं बात को? तो सम अप करते हैं बात को। अगर आप किसी ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें तो याद रखें, मॉडिफाइड ओपिनियन तो है ही है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इशू होने की वजह से की ऑर्डर मैटर भी है। लेकिन चूंकि मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में डिस्क्राइब होते हैं, इस वजह से उन्हें की ऑर्डर मैटर में रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता, सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस किन अल्फाज में दिया जाएगा? वो ये अल्फाज है, क्या? इन एडिशन, ये है रेफरेंस। इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर वी हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग। ठीक है, यानी कह रहा है वो भी की ऑर्डर मैटर है, उसके अलावा ये वाले हैं।
डन। आगे, व्हेन देयर आर नो की ऑर्डर, कैसा पॉसिबल है किसी ऑर्डर में कोई भी की है लिस्टेड कंपनी है क्या, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी की ऑर्डर मैटर ना हो? देखिए 3 हो सकते हैं की ऑर्डर मैटर 10 हो सकते हैं, 10 नहीं, 10 नहीं हो सकते, 10 बहुत ज्यादा। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं। स्टैंडर्ड इसकी इंटरप्रिटेशन में कहता है ये रेयर होता है कि लिस्टेड कंपनी में कोई भी की ऑर्डर मैटर ना हो, लेकिन हो सकता है, रेयर है लेकिन हो सकता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के नॉर्मली ऑपरेशन बड़े होते हैं तो उनमें की ऑर्डर मैटर होता ही होता है, और कोई भी ना हो तो रेवेन्यू तो हो ही जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई लिस्टेड कंपनी है, वो 80 यूनिट होते हैं, यानी है लिस्टेड कंपनी लेकिन ऑपरेशन कोई नहीं है, उसके पूरा साल काम नहीं किया, फैक्ट्री बंद पड़ी है। बहुत बात ऐसा होता है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, अब कंपनी चूंकि फैक्ट्री बंद है, कंपनी वाइंड अप नहीं हुई, फैक्ट्री बंद है, कंपनी वाइंड अप नहीं हुई, रेयर केस है ना, इसका ऑडिट करवाना होता है क्योंकि कंपनी तो है, लेकिन उस ऑडिट में की ऑर्डर मैटर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑपरेशंस ही नहीं है, ये रेयर केस है। ये उस केस को डिस्कस कर रहा है कि जब कोई भी की ऑर्डर मैटर ना हो। गैस करें, की ऑर्डर मैटर सेक्शन, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अगर ऑडिट में कोई भी की ऑर्डर मैटर नहीं, ऑप्शन नंबर 1 की ऑर्डर मैटर सेक्शन गायब कर दो। नंबर 2 की ऑर्डर मैटर सेक्शन इंक्लूड हो लेकिन उसमें लिख दिया जाए कि कोई की ऑर्डर मैटर नहीं, क्या बेहतर है? सेक्शन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि गायब सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में कर सकते हैं। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है फिर की ऑर्डर मैटर, और किन अल्फाज में, फिर अल्फाज क्या लिखेंगे? वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑर्डर मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। ओके जी। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विद 2 चार्ज विद गवर्नेंस। क्या की ऑर्डर मैटर के हवाले से डायरेक्टर्स को कुछ कम्युनिकेट करना है? क्या की ऑर्डर मैटर के हवाले से डायरेक्टर को क्या कम्युनिकेट करना है? कह रहा है आईएसए रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि आपने ये देखिए 2 चीजें हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन, एक है कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि वो कौन सी चीजें हैं जो ऑडिटर ने लिख के अपने पास संभाल के रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो ऑडिटर ने लिख के अपने पास संभाल के रखनी है, ये है डॉक्यूमेंटेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को बतानी है। कम्युनिकेशन कभी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ होगी, कभी मैनेजमेंट के साथ होगी, कभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ होगी। कम्युनिकेशन कभी लॉयर के साथ होगी। कम्युनिकेशन है ना, किसी के साथ भी हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन में फर्क समझ आया है? दोनों का मतलब अलग है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? लिख के अपने पास रखना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी। कह रहा है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और ये कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जिसे ये ना कम्युनिकेशन पूछे डॉक्यूमेंटेशन लिख दे, डॉक्यूमेंटेशन पूछे तो दोनों लिख दे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब अलग है। डॉक्यूमेंट क्या करना है? मैटर्स दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट अटेंशन। सिग्निफिकेंट मैटर्स लिखो, डन। यानी ऑडिट में जो जो बड़े बड़े वकूए हुए सिग्निफिकेंट वो लिखो। फिर वाई इन सिग्निफिकेंट में से कुछ की ऑर्डर मैटर होंगे, कुछ नहीं होंगे। भाई ऐसा ही है। कह रहा है अपने पास सिग्निफिकेंट मैटर्स की लिस्ट लिखो, उनमें से फिर बताओ कौन से वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट है और कौन से वाला नहीं है। रीजन बताओ वाई ईच मैटर वाज ट्रीटेड एज की ऑर्डर मैटर और वाई नो की ऑर्डर मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। यानी सिग्निफिकेंट मैटर्स की लिस्ट बनाओ और बताओ कौन से वाला इनमें से की ऑर्डर मैटर है या नहीं है। और फिर क्या, अगर कोई की ऑर्डर मैटर है
लेकिन रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो उसकी रीजन बताओ। ये कौन से वाले कंसेप्ट की तरफ इशारा कर रहा है भला? एक्सेप्शन वाला, ये चीज एक्सेप्शन वाले की तरफ लिखेंगे अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन क्या क्या करनी है? ऑडिटर आल्सो कम्युनिकेट्स विद दोस ऑफ गवर्नेंस अबाउट विच मैटर्स आर की ऑडिट मैटर, डिसीजन दैट देयर आर नो की ऑडिट। कह रहा है ऑडिटर ने दोस ऑफ गवर्नेंस को भी बताना है क्या, कौन कौन से मैटर की ऑडिट मैटर। यानी इसका मतलब हुआ जो भी की ऑडिट मैटर है वो रिपोर्ट में बाद में लिखने हैं, डायरेक्टर्स को पहले बताने हैं। और अगर कोई की ऑडिट मैटर ना हो फिर डायरेक्टर को बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? कोई की ऑडिट मैटर नहीं। क्लियर हुई बात भाई? कुछ कुछ समझ आया आपको? ये था की ऑडिट मैटर, थोड़ा सा टेक्निकल था ना, टेक्निकल चीजें आस्ता आस्ता शुरू हो गई हैं। इस पैराग्राफ में सबसे मुश्किल क्या चीज लगी आपको? क्या चीज? रिलेशन बिटवीन की ऑडिट मैटर। ओके, नो प्रॉब्लम। रिलेशन बिटवीन की ऑडिट मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन, क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बहुत सिंपल है। क्या? जितने भी मॉडिफाइड ओपिनियन है वो सारे की ऑडिट मैटर भी है। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? क्यों किया? क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन अहम है। तबाही फिर गई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस डाउन चली गई, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। बल्कि आपको बताऊं सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट में भी जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, ये मॉडिफाइड ओपिनियन ही होता है। मॉडिफाइड ओपिनियन ये प्रैक्टिकली बड़ा नेगेटिव सिग्नल होता है। तो क्या रिलेशनशिप है मॉडिफाइड ओपिनियन में और की ऑडिट मैटर में? जितने भी मॉडिफाइड ओपिनियन है वो की ऑडिट मैटर भी है। जितने भी मॉडिफाइड ओपिनियन है, एक लाइन ये अगली लाइन, लेकिन उन्हें की ऑडिट मैटर में नहीं डिस्क्राइब करना। हाँ, मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्क्राइब करना है। शाबाश। तीसरी लाइन में सिर्फ रेफरेंस देना है। ये है रिलेशनशिप। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन जितने भी हैं वो की ऑडिट मैटर में है। दूसरा, उन्हें की ऑडिट मैटर में डिस्क्राइब नहीं करना, मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में करना है। और तीसरा पॉइंट, की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस देना है। कुछ हुआ क्लियर? चलिए आइए अब इसके बाद आते एग्जाम चीट शीट की तरफ। एग्जाम चीट शीट आपको पता है ये क्या कंसेप्ट है? एग्जाम चीट शीट का कंसेप्ट क्या है भला? के केस स्टडी का मगज निकाल के, यानी उसमें जो भी काम की चीजें थी वो निकाल के उसको छोटी सी शक्ल, छोटे से सवाल में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया गया। यानी हर सवाल के पीछे एक केस स्टडी है, ठीक है। लेकिन याद रखें ये तकरीबन 50% टारगेट रखें, आपको समझ आएगी। 50% समझ नहीं है, बहुत सी रीजन है उसकी, ठीक है। अभी चूंकि स्टार्ट है समझे इसलिए, क्योंकि केस स्टडी के अंदर ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा कंसेप्ट भी हो जो भी आपने नहीं पढ़ा, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। तो जितनी भी एग्जाम चीट शीट है, अगर आपने 50% समझ ली तो समझे कि काम हो गया हमारा। ज़रा ये देखते हैं, और ये याद रखें शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि इनका मकसद यही है क्या, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाना, ये मकसद है। पहला, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की गई है जो कि स्लाइटली बिलो ऑडिटर एस्टीमेट है, इमटेरियल डिफरेंस है। यानी कहना क्या चाह रहा है, देखें अगर मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की 1 लाख, ऑडिटर कहता है मेरे ख्याल में 99,000 होनी चाहिए, 99,000, तो मैनेजमेंट ने कुछ और काम किया है, ऑडिटर के ख्याल में कुछ और अमाउंट। जब अमाउंट का डिफरेंस आए इसे क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट है इमटेरियल के मटेरियल। ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड, बेहतरीन। लेकिन बताइए
क्या ओपिनियन के अलावा कोई और पैराग्राफ आएगा की ऑर्डर्ड मैटर में? की ऑर्डर्ड मैटर किस वजह से आएगा? एग्जाम्पल इन्वायरमेंट। एग्जाम में जब आपने की ऑर्डर्ड मैटर का फैसला करना है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है कि एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स पहले, एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल ज्यादा अहम है, प्रैक्टिशनर के लिए प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा है। आपके लिए एग्जाम्पल, हाँ अगर एग्जाम्पल में नहीं है फिर आप अपनी जजमेंट लगाए, फिर अंदाजा लगाए, लेकिन अगर एग्जाम्पल में फिर एग्जाम्पल। व्हाट हैपेंस टू की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन इफ ऑडिटर गिव्स एडवर्स ओपिनियन? क्या होगा अगर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन होता है तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में एक्सप्लेन किया जाएगा रीजन। की ऑडिट मैटर में रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन की ऑडिट मैटर में ऐसी वर्डिंग नहीं लिखनी जिससे लगे कि ओपिनियन दे रहे हैं। ये फर्क आएगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है? मुझे पता है मुश्किल लग रहा है, टेक्निकल लग रहा है, चीजें जिनमें में नहीं आ रही है, ये ऐसे ही होता है। अभी 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन जो अभी डिस्कस कर रहा हूं वो समझ आ रही है। खुद से डिस्कस नहीं कर पा रहे, अब मुझे पता, लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो समझ रहे हैं कि नहीं, इतना काफी है अभी के लिए। आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर ऑडिट है, प्रीडिसेसर ऑडिटर बोलते हैं प्रीवियस ऑडिटर को। ऑडिटर चेंज भी तो हो सकता है। फर्स्ट ईयर ऑडिट है, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया लास्ट ईयर। दिस ईयर IFRS 16 adopted with big adjustment. IFRS 16 with big adjustments. Big मतलब significant है। IFRS 16 अप्लाई किया है, बताइए नॉर्मल है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट? ये क्या हुआ फिर? की ऑर्डर्ड मैटर। ये एग्जाम्पल में था, ये एग्जाम्पल में नहीं था। हाँ, इसका मतलब है नया स्टैंडर्ड अप्लाई हो वो भी की ऑर्डर्ड मैटर होगा। काउंटिंग पॉलिसी चेंज हो की ऑर्डर्ड मैटर। ये काउंटिंग पॉलिसी है स्टैंडर्ड, ये भी उसमें एग्जाम्पल लिस्ट में लिख सकते हैं आप। न्यू स्टैंडर्ड आर न्यू काउंटिंग पॉलिसीज आर की ऑर्डर्ड मैटर। Can a report with adverse अच्छा कंपनी चेंजेस रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। अब बताइए पॉलिसी चेंज किया, की ऑर्डर्ड मैटर आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। ये तो भी सीख लिया IFRS 16 वाली एग्जांपल से। एग्जांपल में नहीं था ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन स्टैंडर्ड, फैक्टर्स में है। ओके, होना चाहिए था एग्जांपल में भी। एग्जांपल चले। कैन ए रिपोर्ट विद एडवर्स ओपिनियन आल्सो इंक्लूड की ऑर्डर्ड मैटर? क्या एडवर्स ओपिनियन दिया हो कि ऑर्डर्ड मैटर इंक्लूड कर सकते हैं रिपोर्ट में? कर, बस एहतियात करनी होती है। हाँ। अच्छा, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो फिर की ऑर्डर्ड मैटर इंक्लूड कर सकते हैं? फिर नहीं करना, फिर नहीं करना। फिर शुड मैटर काजिंग ए क्वालिफाइड ओपिनियन बी इंक्लूडेड इन की ऑर्डर्ड मैटर? बताइए, क्या एक मैटर जो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है उसे की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड करना चाहिए? बाय नेचर की ऑर्डर मैटर है, लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन किधर जाएंगे सारे? ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में। की ऑर्डर मैटर में उनका सिर्फ रेफरेंस आएगा, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना डिटेल में। डिस्क्राइब ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन में ही होंगे। समझ रहे? आगे, should prior key order matters be reported if opinion covers both years? क्या पिछले साल के मैटर्स को की ऑर्डर मैटर में डालना चाहिए? ये तो डेफिनेशन में उसने बोला हुआ है करंट। ठीक है। आर की ऑर्डर मैटर्स चोजन फ्रॉम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन आर प्रायर पीरियड इश्यूज? अच्छा, ये भी एक्सप्लेनेटरी नहीं है पूरा। आर की ऑर्डर मैटर्स चोजन फ्रॉम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन आर प्रायर नहीं, मैनेजमेंट नहीं, दो साहबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होता है। आपको मैनेजमेंट और दो साहबी गवर्नेंस में फर्क पता है? मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है? CEO, CFO,
ये हर रोज आते हैं ऑफिस में। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? डायरेक्टर। ये महीने में एक आधी मीटिंग करते हैं। लॉ में पढ़ा होगा कि क्या क्वार्टरली मीटिंग लाजमी होती है, महीने 2 महीने बाद एक आधी मीटिंग करते हैं। तो मैटर्स जो हैं वो जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की हैं चीजें, उनमें से सिलेक्ट करना है कि डायरेक्टर्स को? डेफिनेशन में 2 चाबी गवर्नेंस लिखा था ना। और क्या है? नो किया। अच्छा, रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट रिस्क है, was significant and told to those shall be governors. Should it be included in CAM? रेवेन्यू आ सकता है CAM? No CAM arose during audit. Should auditor still include key item matter section? लिस्टेड कंपनी है तो जरूर लिखे। तो फिर उसमें करेंगे क्या? उसमें लिख देंगे नो key item matters. Auditor has qualified opinion. Should details of qualification also appear in key item matter? रेफरेंस देना है तो डिटेल किधर जाएगी? हाँ बस ये इतना काफी है। ठीक है, ये असल में इनडायरेक्टली आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस हो रही थी। क्लियर? कुछ समझ आया आपको? चलिए, ये था आपका आज का लेक्चर। आज आपने इसको रीड करना है, ये चीट शीट दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, अभी 1-2 मजीद पैराग्राफ जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, खासतौर पे ये नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद आपको होम असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। कल आज आपकी होम असाइनमेंट समझे नहीं है कोई, लेकिन कल से होगी। मॉडिफाइड ओपिनियन में बड़ी केस स्टडी आई कि आपने टेस्ट की है। कल से फिर डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह आपको होम असाइनमेंट मिलेगी, तैयार रहिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।